हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में। ग्रेड फर्स्ट का रहेगा, ठीक है ना। सिलेबस जानने से पहले हम परीक्षा योजना के बारे में जान लेते हैं कि कैसा पैटर्न रहता है, कितने घंटे का समय मिलता है ना क्वेश्चंस करने को। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले है कि एक मिनट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। देखो, सभी प्रश्न बहुविकल्पी रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों का रहेगा और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। एक प्रश्न पत्र ही रहेगा, मतलब एक ही पेपर होगा। उसमें कुल पूर्णांक 150 होगा, मतलब 150 मार्क्स का रहेगा। और इसमें बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या, कुल संख्या 150 रहेगा, मतलब 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। प्रश्न पत्र में 2 भाग होंगे, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा वह सभी विषयों के लिए अनिवार्य होगा। जो पार्ट बी होगा, जैसे मान लीजिए अभी हम इस वीडियो में अर्थशास्त्र के सिलेबस के बारे में देखेंगे, तो आपका जो पार्ट बी रहेगा वो आपके पीजी से संबंधित जो भी आपका सब्जेक्ट है वो रहेगा, ठीक है ना। तो जो हम सबसे पहले देख लेते हैं, पार्ट ए में 5 खंड होंगे जिनमें अंकों का अधिभार होगा, निम्नानुसार होगा। देखो, सामान्य हिंदी 10 क्वेश्चन 10 नंबर का, सामान्य अंग्रेजी 8 क्वेश्चन 8 नंबर का, सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम 10 क्वेश्चन 10 अंकों का, तार्किक एवं आंकिक योग्यता 7 क्वेश्चन 7 नंबर का, पेडागोजी 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है। जो एवरेज स्टूडेंट हों या कि फिर जो बहुत ही मतलब एवरेज के साथ साथ यदि जिन्होंने तैयारी भी नहीं करी है तो भी उनके मार्क्स 24 से लेकर के 30 मार्क्स तक आ सकते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस नॉलेज पे आधारित रहता है। तो इस पर हम ये नहीं कह सकते किसी ने पढ़ाई नहीं करी, किसी ने बहुत पहले पढ़ाई करी थी तो वही रिकॉल करके उसने नंबर लेके आ गया, तो इससे वो नहीं होगा। हाँ, यदि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो 30+ लेके आना, मतलब 30+ आने के लिए 30+ लेके आने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। कुछ लोगों के मार्क्स बहुत पढ़ने के बावजूद भी 20 या 25 रह जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी नहीं करते। तो आपको क्या करना है, स्मार्ट स्टडी में अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ना है, ओल्ड पेपर देखना है। हो सकेगा तो मैं ओल्ड पेपर भी अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग देखते रहना, ठीक है। और इनके शॉर्ट नोट्स तैयार करने, किनके? पेडागोजी के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। तार्किक एवं आंकिक योग्यता को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है ना। सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, इसका सिलेबस बहुत लेंदी है, तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करके आपको वो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। यदि आप किसी एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर लिए, जैसे आप हिस्ट्री पे ही फोकस कर लिए और किसी पे ध्यान नहीं दिया तो फिर हो गया। तो यही है कि सिलेबस का लंदी है, मैं बता दूंगी सिलेबस कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। समान अंग्रेजी में समान हिंदी अकॉर्डिंग टू पूरा सिलेबस पढ़ लेना। तो चलो देख लेते हैं। ये हो गया 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, ठीक है ना। अभी देख लेते हैं कि पार्ट बी जो 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र के अंतर्गत 16 विषय हैं, मतलब 16 विषय हैं इसमें। तो अपन अभी क्या देख रहे हैं? अर्थशास्त्र देख रहे हैं। अर्थशास्त्र 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स का, ठीक है। ये जान है किसकी? इसकी मतलब इस भर्ती परीक्षा की, पार्ट बी। अब हम देख लेते हैं विषय वस्तु का स्तर क्या रहेगा। विषय वस्तु का स्तर, प्रश्न पत्र के भाग आ में सामान्य ज्ञान व समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता, पेडागोजी की विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर के समकक्ष होगा। हिंदी व अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष होगा, ठीक है। मतलब हिंदी जो अंग्रेजी रहेगा वो उसका स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के समकक्ष होगा, मतलब 12th लेवल का होगा, क्योंकि यहाँ जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो, जो पार्ट बी रहेगा पूरा का पूरा 11th-12th का सिलेबस के अकॉर्डिंग, मतलब पूरा का पूरा 11th-12th का ही सिलेबस है इसमें। मध्य प्रदेश में जो चलता है वही, तो अभी तो NCERT चलने लगी है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना पड़ेगा। और हाँ, जैसे मान लो आपने सिलेबस देख लिया है, 11th-12th से कॉन्सेप्ट क्लियर करें, फिर उससे आप एडवांस स्टडी के लिए जो भी आपके उसमें सिलेबस में है वो यूनिट आप यूजी में ढूंढिए, है ना। फिर उससे आप जैसे मान लो आपने कॉपी ली है, उसमें आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, और उसमें फिर उसके बाद जैसे अब चैप्टर ख़त्म हो रहा है ना, तो फिर एडवांस नोट्स में यूजी में यदि वो टॉपिक दिख रहे हैं तो आप उनके भी नोट्स तैयार कर लें। आपको लगता है कि हाँ इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और प्रैक्टिस सेट लगाना है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना है। चलो, तो इस तरीके से पाठ्य विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर
स्नातक स्तर का रहेगा, मतलब स्नातक स्तर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडागोजी की समझ पर आधारित होगा। ठीक है, अब चलो अब देख लेते हैं सिलेबस। पार्ट ए का सिलेबस देखेंगे पहले, फिर पार्ट बी का देखेंगे। 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स का। जनरल हिंदी, विलोम शब्द, शब्दावली, व्याकरण, समानार्थी शब्द, वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान, त्रुटि का पता लगाना, परिच्छेद, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन आदि, ये सब होगा सिलेबस में। पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखना है। ओल्ड पेपर जरूर देखना है, ठीक है ना। सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश जिसमें वर्ब, टेंस, वाइज, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, कंप्रिहेंसिव, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सब आपको देखना होगा। इनके भी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेना, लेकिन इसमें ज़्यादा वो नहीं करना, क्या बोलते हैं, एफर्ट्स नहीं लगाना है। लगाओगे ना तो सब वो हो जाएगा, क्योंकि क्या है ना, सिलेबस बहुत लंबी है। तो आप इसको ट्रिकली जो है आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी इसके लिए। समान ज्ञान और समसामयिक घटनाक्रम, आपको करंट अफेयर अच्छे से आना चाहिए इसमें, है ना। समसामयिक मामले में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे 1885 से लेकर के 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन हो गए, हाँ ना, असहयोग आंदोलन हो गया, नमक और क्या, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे आंदोलन हैं जो कि बहुत फेमस है। जो फेमस है उनको तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है ना। भारतीय संसार व भूगोल, भारत संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, है ना। देखने में तो बहुत लंबी लग रहा है, लेकिन जो है जब आप पढ़ोगे ना, वैसे तो लंबी है ही है, पढ़ोगे ना तो इतना सब कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही पढ़ना है जितना आपको लगता है कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नहीं तो आपका मेन सब्जेक्ट भी तो है ना इकोनॉमिक्स, उस पर भी तो ध्यान देना है। भारतीय राजनीति एवं शासन तंत्र, संविधान, राजनीतिक तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे और मुद्दे, धाराएं एवं अधिकार, इस बात का ध्यान रखना है। संविधान में कितनी धाराएं हैं, कितने भाग हैं, ये सब आपको देखना होगा। मूल कर्तव्य कौन कौन से, मूल अधिकार कौन कौन से, इनको रट लेना। और मूल कर्तव्य, है ना, कौन सी आर्टिकल में है, कहाँ से लिया गया है, मतलब एक जनरल जो है ना, जनरल इंसान को संविधान पता होना चाहिए, उसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए। ज़्यादा इसमें इतना ही करना है। आर्थिक व सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन देख लेना। हाँ, जैसे पर्यावरण से आएंगे, एक दो क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। फिर ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन डिप्लेशन क्या है, मतलब ओजोन का क्षरण क्या है, ठीक है ना। एसिड रेन क्या है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र क्या कहलाता है, और ऊर्जा का पिरामिड किस तरीके का बनता है, उपभोक्ता मतलब प्राइमरी उपभोक्ता और सेकेंडरी उपभोक्ता कौन से होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैव विविधता डे कब मनाया जाता है, जैव विविधता को किसने नाम दिया, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान आधारित सामान्य मुद्दे, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, ठीक है। मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीतिक, मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास। इसमें मध्य प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास में आपको जैसे वो पढ़ लेना, क्या, सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देख लेना, वो ज़रूरी है, ठीक है ना। और भी करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं। चलो, ये है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली हिंदी मीडियम के हैं, इस वजह से मैंने हिंदी में समझाया। आप इंग्लिश का सिलेबस देख लो। चलो, अब हम बात कर लेते हैं तार्किक व आंकिक योग्यता। ये मैथ्स और रीजनिंग है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो अपने आप बनने, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें वहीं पे दिमाग लगाना पड़ता है। बस ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तार्किक योग्यता, आंकिक योग्यता, 2 एवं 3 आयामी वेन आरेख आधारित प्रश्न, पैटर्न, अनुक्रम, संख्याएं संबंधी आधारभूत संख्याएं, आधारभूत ज्ञान जैसे संख्याएं, है ना, उनके संबंध, परिणाम का क्रम क्या होगा, अंकीय गणित अभिवृत्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों, अपर्याप्तता आदि विभिन्न संदर्भों में दिशा, ज्ञान, विश्लेषण, व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। चलो, अब और देख लेते हैं रीजनिंग एबिलिटीज़। ये हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, देख लो, ठीक है ना। ये भी इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए है, मतलब जिनको नहीं समझ में आता। एक बात का ध्यान रखें, जो हिंदी और इंग्लिश का मीडियम लगा के नहीं रखना है ना। आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि आपको हिंदी में समझ में नहीं आता, कुछ ऐसे शब्द रहते हैं, फिर आपको ना तो इंग्लिश समझ में आती, तो फिर आप जो है आपके मार्क्स बनते हुए फिर नहीं आ पाते, ठीक है ना। चलो, आपने देख लिया। अब आगे देख लेते हैं पैडागोजी संबंधी मुद्दे, पाठ्यचर्या जिसका अर्थ, सिद्धांत, पाठ्यचर्या, संगठन के दृष्टिकोण, ये सब आपको देखना होगा।
योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, पाठ्य योजना, अनुदेशन सामग्री व संसाधन, पाठ्य पुस्तकें, अभ्यास पुस्तकें, पूरक सामग्री, दस सहायक सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, क्लब, संग्रहालय, समुदाय सूचना संप्रेषण तकनीकी आदि, ये सब आपको देखना होगा। मूल्यांकन, उसके प्रकार, उसके उपकरण, अच्छे से टेस्ट की विशेषता, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण, विश्लेषण व व्याख्या, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है ना। समावेशी शिक्षा, विविधता को समझना, अवधारणा के प्रकार, विविधता के आयाम के रूप में दिव्यांगता, सामाजिक निर्माण के रूप में दिव्यांगता, दिव्यांगता के वर्गीकरण व इसके शैक्षिक प्रभाव, संवेदी असक्षमता, श्रवण अक्षमता, बधिरांधता, संज्ञानात्मक दिव्यांगताएं, स्वालीनता, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने की विशिष्ट दिव्यांगता, शारीरिक दिव्यांगताएं, है ना, प्रामस्तिक घात एवं चलन दिव्यांगता। इस तरीके से दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में समावेशन का दर्शन, समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं संबंधी मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा तकनीकी, संप्रेषण व चर्चा, जिसमें आपको संप्रेषण सिद्धांत, संप्रेषण के प्रकार, संप्रेषण भाषा, कक्षा में संप्रेषण में बाधाएं, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद शैक्षिक मनोविज्ञान, बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ कैसी होनी चाहिए, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधारणा और रुचि, बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने। इस यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उन यूट्यूब के वीडियोस को देखो और उनसे शॉर्ट नोट्स तैयार करो और प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है ना। इसके लिए आपको 15 नंबर आपको मिलने चाहिए। यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपको मिलने चाहिए 15 पे 15 नंबर। मैंने आपको आइडिया बता दिया है किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है पेडागोजी के लिए। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, देख लो। तो पेडागोजी कंसर्न में है, करिकुलम है, प्लानिंग है, ठीक है। इसी तरीके से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, रिसोर्सेज, इवैल्यूएशन, इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा, ठीक है। इस तरीके से कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, इतना ये हो गया। अब हम जो है पार्ट ए कंप्लीट हो चुका है सिलेबस। अब हम पार्ट बी देखेंगे जो कि आपका मेन सब्जेक्ट रहे। ये अर्थशास्त्र रहा पार्ट बी, ठीक है। इसमें हम देख लेते हैं और उसकी अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी प्रकृति, उसका क्षेत्र, अध्ययन की विधियाँ, व्यष्टि, समावेष्टि, अर्थशास्त्र और भारतीय एवं पाश्चात्य आर्थिक विचार, है ना। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये सब आपको देखना होगा। एक बात का ध्यान और रखें कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। उपभोग एवं उपयोगिता, उपभोग एवं उपयोगिता, उसका अर्थ, उसका प्रकार एवं महत्व, उपयोगिता का हास का नियम, उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता की बचत, उत्पत्ति के नियम, पैमाने के प्रतिफल, पूंजी निर्माण एवं बचत, ये सब आपको देखना होगा। मांग एवं पूर्ति, उसका अर्थ, उसका मांग एवं पूर्ति के नियम, मांग एवं पूर्ति की लोच, लागत एवं आगम, ये सब आपको देखना होगा। उत्पादन, अवधारणा, उसकी विशेषता, उत्पादन के साधन कौन कौन से होंगे, ये सब आपको देखना होगा। बाजार एवं मूल निर्धारण, बाजार का अर्थ, तत्व, वर्गीकरण, पूर्ण प्रतियोगिता में मूल निर्धारण, ठीक है ना। वितरण में वितरण के सिद्धांत, लागन, मजदूरी निर्धारण, ब्याज, लाभ के सिद्धांत, मुद्रा की आधारभूत अवधारणा एवं सिद्धांत, अर्थ, उसका अर्थ देखना, कार्य एवं प्रकार देखना, परिणात्मक सिद्धांत, नगद व्यवहार एवं नगद शेष, कीन्स का दृष्टिकोण, मुद्रास्फीति, मुद्रा विस्फीति, है ना, एवं मंदी, ये सब आपको देखना होगा। चलो, आर्थिक एवं समृद्धि, विकास देखना है उसका, ठीक है ना। उसके बाद उसका आर्थिक नियोजन देखना, आर्थिक समस्याएं व सुधार, अवधारणा, आर्थिक विकास के प्रकार के सूचक, भारत में आर्थिक समस्याएं, भारत के आर्थिक सुधार कार्यक्रम, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं, विकास के सिद्धांत व वृद्धि के प्रतिरूप, विकास पर पर्यावरण निहित प्रभाव, पुनरुत्पादनीय एवं गैर उत्पादनीय साधन, वृद्धि के सीमाएं, धारणीय विकास, अर्थव्यवस्था एवं जीवन गुणवत्ता पर पर्यावरणीय क्षति के प्रभावों का मूल्यांकन, भूमि, जल, वायु एवं वन, ये सब आपको देखना होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना, जिसमें प्राकृतिक संसाधन, भूमि, जल एवं वन, जनसंख्यात्मक परिदृश्य, जिसमें जनसंख्या देखना है, उसका आकार देखना है, स्त्री पुरुष, ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या, जनसंख्या का वितरण और सकल घरेलू उत्पाद। फिर उसके बाद कृषि में उसकी प्रकृति एवं महत्व, उपयोग प्रतिरूप, कृषि उत्पाद एवं उपयोगिता का क्रम, भूमि पुनर्गठन, हरित क्रांति, पुनर्मूल्यांकन, ग्रामीण कृषि बाजार में उधार लेन देन, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद क्या है, मध्य प्रदेश के बाजार प्रतिरूप में परिवर्तन, औद्योगिक नीति, औद्योगिकरण के सार्वजनिक क्षेत्र में भूमिका, निजी सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्गठन, लघु स्तर के उद्योगों
की भूमिका व महत्व एवं गठन के पश्चात चुनौतियां, मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप आ रही समस्याएं, ये सब आपको देखना होगा। अधोसंरचनात्मक सुविधाएं, बिजली, यातायात, संचार, भारतीय अप्रवासीय व्यापार संगठन व निर्देशन, भुगतान से सीधे विदेशी निवेश की भूमिका एवं बहुराष्ट्रीय निगम, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है, इस तरीके से स्वतंत्रता उपरांत भारतीय योजनाएं, उसका उद्देश्य, राजनीतिक उपलब्धियां व असफलताएं, गरीबी की समस्याएं, मूल्य वृद्धि व बेरोजगारी। अब राष्ट्रीय आय एवं लेखांकन, है ना। राष्ट्रीय आय की अवधारणा, कुल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, राष्ट्रीय आय का मापन एवं लेखांकन, ये सब आपको देखना होगा। फिर उसके बाद आपको देखना होगा लोक वित्त, उसका अर्थ, उसकी प्रकृति एवं क्षेत्र, सार्वजनिक निजी वित्त, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, आगम के स्रोत, कर और ऋण, अनुदान एवं सहायता, करारोपण के सिद्धांत, उद्देश्य एवं प्रकार, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत, शोधन की विधियां, केंद्र एवं राज्य सरकार की आय के स्रोत, बजट की अवधारणा एवं प्रकार, ये सब आपको देखना होगा लोक वित्त में। ठीक है, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए, बार बार बोल रही हूँ, है ना। बैंकिंग में उसका अर्थ, प्रकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एवं व्यापारिक बैंक के कार्य क्या क्या होंगे, ये पूरा 11th-12th के ही सिलेबस से दिया गया है। वहाँ से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर आप यूजी के लेवल में आप हाई लेवल मतलब एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे, मतलब शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। ठीक है ना। साख सिद्धांत, परिणात्मक गुणात्मक विधियाँ, मौद्रिक नीति के सिद्धांत, उद्देश्य एवं सीमाएं, शाख सिद्धांत, अर्थ विधियाँ, सब आपको देखना होगा। बैंकिंग की आधुनिक सुधार एवं सस्ती मुद्रा नीति, है ना। उसके बाद हमको देखना होगा व्यापार की अवधारणा, उसकी प्रकृति, विकसित एवं विकासशील देशों में व्यापार। ठीक है, इसी तरीके से व्यापार संतुलन किस तरीके का होता है, भुगतान असंतुलन को सुधारने के उपाय, व्यापारिक नीतियाँ, व्यापारिक उपकरण, विदेशी विनिमय दर। अब इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत क्या है। ठीक है, निरपेक्ष एवं सापेक्ष लाभ क्या हो, साधन, परिसंपत्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन का विकासशील देशों में निहित प्रभाव क्या क्या रहेगा। ठीक है, सांख्यिकी, उसका परिचय, उसका अर्थ, उसका क्षेत्र, उससे विषय सामग्री, कार्य, उसका महत्व, उसकी सीमाएं एवं उपयोगिताएं, ये सब आपको देखना होगा। उसके बाद समंक संकलन, उसकी रीतियां, समंकों का वर्गीकरण, सारणीयकरण, प्रस्तुतिकरण, केंद्रीय प्रवृत्तियों के माप, माध्य, माध्यिका, भूयिष्टिक विचलन, माप, है ना, विचलन, प्रमाप विचलन, सह संबंध, कार्य पियर्सन का सह संबंध गुणांक एवं पियर्सन मैन का श्रेणी सह संबंध गुणांक, श्रेणी चिन्ह परिरक्षण। ठीक है ना। अब हम इंग्लिश में देखेंगे इकोनॉमिक्स, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए देख लो, इकोनॉमिक्स है। ठीक है ना। और कंजम्पशन एंड यूटिलिटी। ठीक है ना। उसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस एंड डिटर्मिनेशन। ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ मनी, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है ना। पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। इकोनॉमी, ग्रोथ, डेवलपमेंट्स, इकोनॉमी प्लानिंग, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ये सब आप देख लो। अब उसके बाद हम देखेंगे क्या, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक सिनेरियो, इसी तरीके से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडियन फॉरेन ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, चलो, नेशनल इनकम एंड अकाउंट्स, पब्लिक फाइनेंस, ये सब आपको देखना होगा। ठीक है ना। बैंकिंग में बैंक मीनिंग, उसका टाइप, फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सब आपको देखना होगा। ट्रेड, ठीक है। स्टैटिक्स, इसमें आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा इसका, स्टैटिक्स का मीनिंग, स्कोप क्या क्या है, मैटर्स, है ना, सब्जेक्ट मैटर, फंक्शन, इंपॉर्टेंस, लिमिट्स एंड यूटिलिटी, कलेक्शन ऑफ डेटा, ये सब आपको देखना होगा इसमें स्टैटिक्स में, है ना। कलेक्शन ऑफ डेटा, मेथड्स, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मेजर
सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियम मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन को है ना, कोरिलेशन, कर्ल पेयर्सन, कोफिशिएंट एंड कोरिलेशन, स्पेयरमैन्स का रैंक, कोरिलेशन रैंक, साइड टेस्ट, ये सब आपको देखना होगा। अब आपका हो गया है कंप्लीट सिलेबस इकोनॉमिक्स का। तो आप चाहो तो जो देखो, अदरवाइज इग्नोर करो, जब आएगी भर्ती तब आप लोग तैयारी करना। लेकिन मैं ये कहूँगी शॉर्ट नोट्स तैयार करो, है ना, क्योंकि इंस्टेंटली ही आएगी। विधानसभा चुनाव हैं, पात्रता परीक्षा तो करवा ही सकते हैं वो, उनको पैसे चाहिए, और वैकेंसी तो कभी भी आएगी उसका पता नहीं, लेकिन ये है पात्रता परीक्षा हो सकती है।